नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस की न्याय यात्रा की बाद की राजनीति पर। जी हां, हम आज बात करेंगे कि कांग्रेस ने अपनी जो न्याय यात्रा निकाली, उस न्याय यात्रा के मंथन से आखिर निकला क्या। राहुल गांधी ने तो अपने आप को इस अपनी जो यात्रा थी उसके बाद काफी हद तक बदल लिया था, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस की न्याय यात्रा किसको बदल रही है, किसको बढ़ा रही है, किसको इसका फायदा हो रहा है, किसको इसका नुकसान होगा, इसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं इस यात्रा पर आधारित हमारी एक रिपोर्ट। राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तर्ज पर निकले छत्तीसगढ़ के न्याय यात्रियों ने अपनी न्याय यात्रा पूरी कर ली है और राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी का ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया था। कुछ वैसा ही बदलाव न्याय यात्रा के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस के देखने को मिल रहा है। बिखरी हुई कांग्रेस अब एकजुट है और बैच ज्यादा आक्रामकता के साथ भाजपा से सीधे भिड़ते दिख रहे हैं। मैंने चुनौती दी है। भारतीय जनता पार्टी 10 महीने की सरकार में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया। 10 महीने में छत्तीसगढ़ को दूसरी मणिपुर बना दिया और ये सिर्फ आंकड़े की बात करते हैं। मैं तो चुनौती दी है इस मुद्दे को अगर डिबेट करना है, पिछले 15 साल और 10 महीने, 15 साल बनाम 10 महीने, उनका रिकॉर्ड लेके आ जाए। मैं भूपेश बघेल की सरकार की, टीएस बाबा सरकार की, चरणदास महंत की सरकार की मेरिटेड रिकॉर्ड लेके आऊंगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री जगह तय कर ले, समय तय कर ले, डेट तय कर ले, दीपक बैज किसी चाह चौरे में बुला ले, लेकिन मुख्यमंत्री से कोई बात नहीं ना। मुख्यमंत्री नीचे से कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री तय कर ले, मुख्यमंत्री साथ दीपक बैज डिबेट करने को तैयार है। न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस जहां जोश में है, वहीं भाजपा भी इस बात को भली भांति समझती है कि विरोधी को कम नहीं आंकना चाहिए और इसलिए भाजपा ने जवाबी हमले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पहले हमारे गृह मंत्री जी से कर लें, दीपक बैज जी अब पूरी तरीके से बुझ चुके हैं, उनकी लौ खत्म हो चुकी है और अब अध्यक्ष के रूप में वो विधानसभा और लोकसभा हार चुके हैं। और मेरा उनको व्यक्तिगत तौर पे सुझाव है कि आने वाले समय में जब पंचायत के चुनाव होंगे, नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, तो उसमें शर्मनाक हार से बचने के लिए वो अपना इस्तीफा पार्टी को सौंप दे, ताकि जो दाग लगा है वो दाग फिर से और बढ़े ना। कानून व्यवस्था की स्थिति पर कांग्रेस ने चैलेंज वाला दांव चलकर बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की है। कांग्रेस का ये दम कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए बूस्टर डोज का काम कर रहा है। कार्यकर्ता चार्ज हुए हैं और नेता एक दिख रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की राजनीति में भाजपा कांग्रेस के बीच ये मुकाबला दिलचस्प बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो अब यात्रा खत्म हो गई है और एक नई सियासत हमें दिखाई दे रही है और ये हो गए हैं कि सीधे मुख्यमंत्री को वो चुनौती दे रहे हैं। क्या एक ऐसा युवा जो कि अभी 45 साल का ही है, 45-46 साल की उम्र है दीपक बैज की, लेकिन उन्होंने चुनौती दे दी है बीजेपी सरकार के बड़े कद्दावर नेताओं को। इसके पीछे की वजह क्या है, एक एक करके जानेंगे। प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है रवि गौलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान तैयार हैं और जैसे कि रिपोर्ट के जरिए हमने बताने की कोशिश की, अब तो यात्रा खत्म हो गई है, लेकिन ये सियासत क्या कहती है एक एक करके जान लेते हैं। पहला सवाल हम बीजेपी से ही लेते हैं कि वो चैलेंज को किस तरीके से लेते हैं। मुख्यमंत्री ने तो नकार दिया, लेकिन बीजेपी इस चैलेंज के लिए कितनी तैयार है,
बैच चुनौती दे रहे हैं कि मेरे से डिबेट करिए, न्याय की बात करिए, कानून व्यवस्था की बात करिए। राजू जी। देखिए मोहन जी, राजनीति एक लंबी पारी का खेल है और उस लंबी पारी के खेल के बाद ऐसा देखा जाता है कि जो खास करके कांग्रेस के पार्टी में कि जो यात्राएं करते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, कभी अगर वहां पे उनकी जीत होती है तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अब भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मोहन मरकाम की जगह इन्हें मुख्यमंत्री दीपक बैज जी को बना दिया प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के अंदर अपनी खुद की एक न्याय व्यवस्था को लेकर लड़ाई चल रही है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। भूपेश बघेल जी स्वयं लोकसभा को चुनाव हार गए। उस समय के तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व ने कहा था हम बीजेपी को धकेल देंगे लोकसभा चुनाव में, लेकिन ले देकर 10 सीट पर भाजपा ही 1 सीट पर वो कोरबा में जीत सुनिश्चित कर सके। और उसके बाद तमाम जिस प्रकार से राहुल गांधी जी जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं या तमाम चीन के नेताओं से मिलते हैं और वो धमकी देते हैं कि हम देश में आग लगा देंगे, हम तमाम प्रकार की अंदरूनी एक आग लगा देंगे देश में, और इस बीच इनकी यात्रा निकलती तो ये दिखता है कि कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है और ये न्याय यात्रा नहीं है, ये सत्ता संग्राम है। कांग्रेस पार्टी के अपने अंदर खाने का सत्ता संग्राम है। और ठीक है, मैं ये मानता हूं, सुचिता से स्वीकार करता हूं कि विपक्ष का काम होता है कि वो अपने विरोधी के लिए जिस प्रकार से भू माफिया और तमाम तरह के जो जिला बदर लोग और जिनके ऊपर संगीन आरोप लग रहे हैं, जो जिन्हें न्यायालय खोज रही है, जो एब्सकॉन्डिंग है, जो लापता है, ऐसे लोग भी इस यात्रा का स्वागत करने गए थे। वो फुटेज है हमारे पास और कल हमने आप सबको दिखाया जब हम प्रेस वार्ता की इस बात की। तो कांग्रेस पार्टी की ये विशुद्ध रूप से मोहन जी एक राजनीतिक यात्रा है, एक नौटंकी है, जो नौटंकी के सहारे वो अपना राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। और ये अंतोगत्वा ये भूपेश बघेल जी सत्ता का एक नया समीकरण दिख रहा है, तो वो कांग्रेस कि ये अपनी स्वयं की एक पटकथा है। नहीं, वो जो कुछ भी हो ले चक्रवर्ती जी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मेरे से डिबेट करिए। क्या ये डिबेट जैसी चुनौती जैसे राहुल गांधी ने दी थी वही पैटर्न अपना रहे हैं बैज जी, और वो जब अपना रहे हैं तो उसका काट क्या है, क्या करेंगे आप लोग? काट देखिए, मुख्यमंत्री कभी डिबेट में नहीं बैठता है। मुख्यमंत्री अपनी योजनाओं से, अपनी जो नीतियां रहती, रीति नीतियां हैं, वो लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और एक राजनीतिक जो पार्टी, उसकी 2 एजेंडे होते हैं। एक जो चुनावी जो घोषणा पत्र था उसको उस घोषणा पत्र के प्रति जनता के सामने प्रस्तुत करना, दूसरा जो राज्य की तात्कालीन आवश्यकता है उसको प्रस्तुत करना। ये डिबेट करने के लिए पार्टी का राजनीतिक विंग तैयार है, वो डिबेट कर ले। जो हमारे राजनीतिक जो बंधु हैं, जो प्रदेश के अजय चंद्राकर जी हैं, विजय शर्मा जी हैं, संजय श्रीवास्तव जी हैं, रामू अरोड़ा जी हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो राजनीतिक विंग से डिबेट कर ले। मुख्यमंत्री कभी कोई डिबेट नहीं करता। हाँ, मुख्यमंत्री जरूर जनसभाओं में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, आपकी बातों का जवाब दे देंगे। तो ये देखिए, ये सस्ती लोकप्रियता पाने का एक अस्त्र है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, ये एक तरीके से दबाव बनाने की भी कोशिश है और एक तरीके से कहें कि एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है बीजेपी के नजरिए से। चलते हैं कांग्रेस की ओर। कांग्रेस कैसे देखती है? तमाम एक तरीके से कांग्रेस में अलग अलग हिस्से थे, धड़े थे, नेता थे, उन सबको बैज जी ने एक कर दिया। अब क्या बैज का कदम होगा? अगला कदम क्या? ये चैलेंज देने से ही बात खत्म हो जाएगी? कानून व्यवस्था की बात यही खत्म हो गई? यात्रा शुरू हुई और खत्म हो गई? कांग्रेस क्या करने जा रही है, गौलानी जी? देखिए मोहन जी, ये यात्रा एक शुरुआत है। आज लगभग 9 से 10 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन आप उठाइए, आज रायपुर को लोग चाकूपुर के नाम से जान रहे हैं। कितने चाकू चल रहे हैं, महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, चेन स्नैचिंग हो जा रही है। आज हमारे प्रदेश में आप देखिए रेप के कितने केसेस बढ़ गए हैं। और आज तक हमारे शांति प्रिय प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुलिस कस्टडी में लोगों की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। हमारे प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरा का पूरा कलेक्ट्रेट जला दिया जाए, कलेक्ट्रेट आग के हवाले हो जाए और वहां जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको अपनी जान बचानी पड़ जाए। मोहन जी, 10 महीने में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से प्रदेश की
ठप हो चुकी है। ये यात्रा इसीलिए निकाली गई है ताकि सोई हुई सरकार जाग सके। मैं आपको याद दिलाता हूं, महात्मा गांधी जी ने यात्रा निकाली थी और उस यात्रा से यह परिणाम हुआ कि एक समय ऐसा आ गया कि अंग्रेजों को देश छोड़ करके जाना पड़ा। आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कानून व्यवस्था पूरी शून्य पर आ गई है। इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि कलेक्टर को सस्पेंड किया जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है, एसपी को सस्पेंड और टर्मिनेट किया जा रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये सब चीजें कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हो? आखिर आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? आप लोगों का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? क्या सही टाइम पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है? तो ये यात्राएं तो निकलेंगी। इसका बीजेपी कुछ भी कहे, वो कुछ भी इंटरप्रिटेशन निकाले, यात्राएं इस तरह की निकलती रहेंगी और यात्राएं जो है वो पब्लिक का आक्रोश बताएंगी। यात्राएं पब्लिक का प्रतिबिंब होती है, उनके आक्रोश को किस तरह से उनका कहना है, क्या उनकी तकलीफें हैं, वो सारी चीजें कांग्रेस पार्टी विपक्ष होने के नाते रखती रहेगी। और जो दीपक बैज जी ने एक चैलेंज किया है, मैं तो बोलता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी के पास सारे पॉइंट सही हैं, अगर उनको लगता है कि उनके इन 10 महीने में कानून व्यवस्था बेहतर है, अच्छा किए, चैलेंज स्वीकार करें, बैठे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष एक तरफ बैठेंगे, एक तरफ मुख्यमंत्री जी बैठे और करें चर्चा। अगर आपको लगता है सही है तो चर्चा करने में तकलीफ क्या है? चर्चा तो लोकतंत्र का तरीका है अपनी बात रखने का। यात्रा एक राजनीतिक अस्त्र है। बीजेपी तो रथ यात्रा करती है और कांग्रेस एक पद यात्रा का पैटर्न लेकर चल रही है। चलते हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषण लेकर, अनिल जी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। चुनाव को खत्म हुए अभी 8, 9, 10 महीने ही हुए हैं चौबे जी, और एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। क्या वजह है इसकी? अभी तो चुनाव बहुत दिन है, क्या निकाय चुनाव के लिए हो रहा है या फिर कुर्सी बचाने के लिए हो रहा है? क्या देखते हैं इस पूरे पॉलिटिकल जो इवेंट है उसका क्या एनालिसिस है आपके पास? देखिए, कांग्रेस की यात्रा जो हो रही है अभी, ये जो उन्होंने यात्रा की है, उसमें साफ संदेश है कि एक तो वो अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर चुके हैं, तो उनको अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा केंद्र को कि हम कुछ काम कर रहे हैं या हमारे साथ लोग हैं, हमने संगठन के लिए काम किया है, प्रदेश सरकार के खिलाफ हमने ये आंदोलन किया है। ये उनका पहला आंदोलन है, इससे पहले तो वो कभी इस टाइप से कुछ उन्होंने किया नहीं है। तो उसमें दोनों चीज़ें है, तो कार्यकर्ताओं को रिचार्ज भी कर रहे हैं और दूसरा वो अपनी जो पद है उसको भी बचा रहे हैं। यात्राओं में देखिए जिस टाइप से लोग जुड़ रहे हैं, जो है आजकल यात्रा एक पैटर्न हो गया है। लोग यात्रा करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो फायदा पार्टी को निश्चित ही होता है। कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग उसकी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वो खबरों में बने रहते हैं यात्रा के जरिए, क्योंकि अभी तो कुछ न विधानसभा है न कोई इलेक्शन है, तो ऐसे में तो कांग्रेस सुप्त अवस्था में चली जाएगी। तो अपने आप को रिचार्ज करने के लिए भी एक्टिवनेस दिखाने के लिए कोशिश की गई है। देखिए, सामने एक कार्टून भी हम दिखा रहे हैं जो कि बीजेपी ने जारी किया है। इसमें ये बताने की कोशिश की गई है बीजेपी के द्वारा कि ये भस्मासुर है कांग्रेस में, जिसके सर पे हाथ रखते हैं वो भस्म हो जाता है। उसमें दीपक बैज के सर में हाथ रखते हुए कार्टून दिखा रहा है। क्या इसका कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग है? क्या आप इसको देखते हैं? बीजेपी ये मैसेज जनता में डालना चाहती है कि कोई भस्मासुर है कांग्रेस में? अनिल जी, देखिए, कार्टून तो खैर बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन जिस तरीके से कार्टून है कि जिसके ऊपर वो हाथ रखते हैं वो एकदम ढेर हो जाता है। अब वो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो हाथ रख रहे हैं वो सज्जन कौन है, किसको उन्होंने पहले रखा मोहन मरकाम पे हाथ, फिर टीएस बाबा पे हाथ, अब दीपक बैज पे रखा है। मतलब भूपेश बघेल का कार्टून है, ऐसा है। थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक नहीं बना है, वो स्पष्ट नहीं आ रहा है। तो ऐसा है कि ऐसा हो रहा है क्या कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस में स्थिति ऐसी है कि भूपेश बघेल चूंकि बहुत बुरी तरीके से अपने ही जाल में फंस के हार चुके हैं बहुत, तो अब ये बीजेपी उनको टारगेट करती है कि वो जिस पे सिर पे हाथ रख रहे हैं वो भस्मासुर हो जा रहा, मतलब वो भस्म हो जा रहा। तो उनकी वाकई वैसे भूपेश बघेल की छवि काफी कुछ खराब हो चुकी है 5 सालों में, तो अब उसको उन्होंने इस टाइप से प्रेडिक्ट किया है। ठीक, राजू जी, ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश है कहती है कांग्रेस बार बार। भाई वो सवाल पूछ रही है, कानून व्यवस्था, चाकूबाजी, कलेक्ट्रेट जल गया, हत्या हो गई, इस तरीके की बात, लेकिन आप कर रहे हैं भूपेश बघेल की बात, आप कर रहे हैं सांसद कहाँ है।
देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो ये बता दूं, अभी मेरे बहुत स्नेहिल अनुज भ्राता रवि ग्वालानी जी कह रहे थे कि चाकूपुर हो गया रायपुर, तो पिछले 5 वर्षों में क्या रायपुर कि जो अपराधों का सिंडिकेट खड़ा हुआ है वो कांग्रेस पार्टी के कहीं ना कहीं एक प्रकार से अदृश्य शक्ति कांग्रेस पार्टी की थी कि तुम अपराध करो, हमारा संरक्षण है। अभी भी पुलिस के बंधु कहते हैं कि हम किसी अपराधी को पकड़ते थे तो बड़े बड़े मंत्रियों के यहाँ से फोन आते थे कि अमुक व्यक्ति को छोड़ दीजिए, हमारा व्यक्ति है। मैं मानता हूं, नम्रता से स्वीकार करता हूं कि अपराध समाज का एक बहुत बुरा अंग है और ये आज की स्थिति नहीं है, ये पूरे विश्व की एक समस्या है कि लोग साइको ड्रामा सिचुएशन में जा रहे हैं, लोग न्यूरोट्रॉपिकल ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं और उसके बाद अंधाधुन, अमेरिका जैसे विकसित देशों में 16 साल का बच्चा अंधाधुन गोलीबारी कर रहा है। तो देखिए विश्वव्यापी समस्या है। लेकिन आज ये कहते हैं ना, आज ये चाकूपुर है, कल तो सुनहरा दौर था, ये ऐसा नहीं है। पिछले 5 वर्षों में अपराधों का बहुत बड़ा एक सिंडिकेट खड़ा हुआ है जिसे हम तोड़ रहे हैं। हम ये सुचिता से स्वीकार करता हूं, ऐसा नहीं कि हम तोड़ चुके हैं, हम तोड़ रहे हैं, तोड़ते तोड़ते हम सफल हो गए। और दूसरी बात, अगर दीपक बैद जी चैलेंज करते हैं, क्या उनके अंदर साहस था कि अपने सरकार के खिलाफ वो कुछ कहते जब वो अध्यक्ष बने थे या जब वो सांसद हुआ करते थे? क्या स्थिति थी प्रदेश की? आज भी प्रदेश के तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो जेलों में बंद है। कोयला घोटाला, रेत घोटाला, बड़े बड़े अधिकारी, अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि अब अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा, क्यों नहीं करेंगे? अगर आप अपराध करोगे, आप अधिकारी हो तो आप भगवान हो गए क्या? किसी को, कोई भी अगर अधिकारी हो, कोई बड़ा नेता हो, ये वो अगर गलत करेगा, कानून से विरुद्ध कोई काम करेगा तो उसकी सजा जेल है। हमने जेल में भेजा, हमारी केंद्र की सरकार ने इन्वेस्टिगेशन करके देखा किस प्रकार के बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर और अंडर ऑफिसर भ्रष्टाचार में लिप्त थे, राजस्व की चोरियां कर रहे थे, राजस्व की डकैती कर रहे थे, इसीलिए आज भी जेल में बंद है। तो देखिए, हमारी जो कोशिश है कि राजनीतिक सुचिता रहे, हमारी कोशिश है कि हम प्रजा के प्रति प्रतिबद्ध है, हम सेवा करने आए 5 वर्षों के लिए। हम कोई राज्य को चला रहे हैं तो राज्य को चलाने के मतलब नहीं कि हम अपनी बातें चलाएं। तो देखिए, ये राजनीति की सुचिता रहती है। हमारे मुद्दे हैं कि हम अपनी चुनावी जो घोषणा है उसको इम्प्लीमेंट करें, जमीनी स्तर पर लाए। पर सरकार में आप हैं, बिल्कुल, इसलिए उम्मीद की जाती है कि इस तरीके की चीजों को हैंडल करें। कांग्रेस क्या प्लान कर रही है आगे के लिए? चलते हैं रवि जी के पास। रवि जी, ये हर बार आप लोगों के पीछे एक पिछला कार्यकाल जो है वो भूतकाल बन के सामने आ जाता है और इसका जवाब आप लोग देने की कोशिश जब भी करते हैं तो कई सवाल और सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसे में जब आपका कार्यकाल ही दागदार है तो दूसरे के कार्यकाल में आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? देखिए मोहन जी, हमारे 5 वर्ष जो थे वो हमारी सरकार के बाद हमें लग रहा था कि हमें रिपीट पब्लिक मौका देगी, हमें मौका नहीं मिला। हम अपनी हार स्वीकारते हैं। हमने कई बार कहा है कि हमसे कुछ तो कमियां रही होंगी, कुछ तो चूक हमसे हुई होगी जो हम पब्लिक को समझा नहीं पाए, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन वर्तमान में 10 महीने में तो बीजेपी की सरकार है, 10 महीने में तो विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री हैं। आज बड़ी बड़ी बातें तो इन्होंने की। आज इन लोगों ने पब्लिक को इस तरह से भ्रमित किया कि हमारी अच्छी योजनाओं को भी नेगेटिव वे में इन लोगों ने पब्लिसाइज किया कि इसमें जो है जनता का नुकसान हो रहा है और पब्लिक ने इनकी बातों पे फेथ भी किया। अब जब आज इनके पास सत्ता आ गई है तो आज देखिए ये चला नहीं पा रहे हैं। ये बड़ी बड़ी बातें तो कर ली है, मोदी की गारंटी। आज स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रदेश के नेता हैं वो अपने सारे दिल्ली के नेताओं को खुश करने में लगे हुए हैं। कोई मोदी जी को खुश कर रहा है, कोई अमित शाह जी को खुश कर रहा है। जमीन में, धरातल में, जनता के बीच में किसी की भी पकड़ नहीं है, न किसी भी व्यक्ति का कोई ध्यान केंद्रित है। सस्पेंड कर देना किसी व्यक्ति को, ये तो ये हो गया कि आप अपना पल्ला झाड़ करके आपने उसको सस्पेंड कर दिया। तो आप लोग क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, गृह मंत्री दे दे, ये तो चीजें भाई किसी के ऊपर जिम्मेदारी है, उसको कार्रवाई होगी उस पर। मोहन जी, ये कार्यवाही ये हरकत होने के बाद की है। मैं पहले पूछ रहा हूं कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई क्यों है? आखिर नहीं, 2 मिनट मेरे काबिल प्रवक्ता जी से मैं 2 मिनट का समय लूंगा। आखिर ये घटना क्यों हुई? आप मुझे ये बताएं मोहन जी, 15 वर्ष बीजेपी का ही कार्यकाल रहा पहले। क्या बता दे झांक करके पुरानी चीजों में, जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो क्या कभी कोई कलेक्ट्रेट जलाया गया? जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब क्या कोई व्यक्ति की कस्टोडियल डेथ
इनका 10 महीने का कार्यकाल इनके ऊपर भारी पड़ रहा है। और ये अगर हमसे कंपेयर करेंगे कि हमारे 5 वर्ष का कार्यकाल कैसा रहा, तो मोहन जी हमने 2 वर्ष का कोविड पीरियड निकाला। इस टफ पोजीशन में हम लोगों ने 5 साल सरकार चलाई, कमियां हमने दूर करने की कोशिश की, हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी हर चीज का जो है पाला कांग्रेस पे झाड़ेगी। और एक ही साल तो हुआ है अभी इनको आए। चलिए चक्रवर्ती जी जवाब दीजिए जल्दी। देखिए, अभी दीपक वैद्य जी कह रहे थे कि 15 साल बनाम 10 महीने, तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के भूपेश बघेल जी के 5 वर्ष के कार्यकाल को छोड़ दिया, यानी भाजपा वर्सेस भाजपा। और अभी रवि जी भी वही बात कह रहे हैं कि 15 साल बनाम 10 महीने, यानी 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी का था उसे आप स्टैंडर्ड पैरामीटर मानते हैं कि वो राजनीति का स्वर्णिम दौर था, और आज आप उस 10 महीने से कल्पना कर रहे हैं। इसका मतलब आपका 5 साल बहुत ही खतरनाक था प्रदेश के लिए, और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का 15 वर्ष था, खुद ऑन स्क्रीन कह रहे हैं दीपक वैद्य जी, 15 साल और 10 महीने का कंपेयर कर लीजिए, वो बीच का 5 साल को छोड़ दे। ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक शुचिता है, भारतीय जनता पार्टी अपने जनता के प्रति प्रतिबद्ध है, चुनावी घोषणा प्रति के प्रति प्रतिबद्ध है, और जनता जनार्दन की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। और हम वही राजनीति का हमारा एजेंडा यही रहता है कि सत्ता प्राप्ति के माध्यम से हम जन सेवक बनकर जनता की सेवा करें। तो 5 साल को भूल जा रहे हैं, बार बार 15 साल और 10 महीने, और ये तो केवल 10 महीना है। मोहन जी समय दीजिए, हम तो कहा ना कि हमें जो विरासत में मिला पिछले 5 वर्षों का वो बहुत उलझन भरा है, उसको धीरे धीरे हम ठीक कर रहे हैं, और बहुत अच्छा शानदार हम जनता की सेवा करेंगे। बिल्कुल आपके लोकप्रिय चैनल में ठीक है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं हमारी सरकार जनता के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए ये तो थी यात्रा की बात। कद किसका बढ़ा, राजनीतिक लाभ किसको हुआ, उस पर ले लेते हैं टिप्पणी। 6 बजे कांग्रेस भाजपा के पास कानून व्यवस्था को लेकर लंबी दलीलें हैं और ये खत्म नहीं होंगी। आप क्या देखते हैं इस पॉलिटिकल पूरे इवेंट को, किस तरीके से किसको फायदा पहुंचा, और आगे राजनीति में इसका उपयोग बैच कैसे करेंगे? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने यात्रा को अनाउंस किया तो बहुत कम लोग उसमें उस टाइम प्रतिक्रियाएं दे पाए, या बहुत कम लोग सामने आ पाए। लेकिन जैसे जैसे उसकी यात्रा बढ़ी और लोग उससे जुड़े, तो नेचुरली है कि उसका कद तो बढ़ गया, दीपक वैद्य का कद तो बढ़ गया। मतलब काफी दबा हुआ आदमी था पहले वो, बीच में बड़े बड़े नेता थे, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहा था। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा उनका जी। हाँ, आत्मविश्वास भी बढ़ा, लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा ही बढ़ गया कि उन्होंने सीधे चैलेंज कर दिया मुख्यमंत्री से। अच्छा, इस पूरे यात्रा में जिस तरीके की इन्होंने डायलॉग बाजी करी है, वो डायलॉग बाजी भी बड़ी अजीब किस्म की करी है। इन्होंने सीधे चैलेंज देने की बात करी, हर जगह चैलेंज देने। ऐसा नहीं होता। अभी ये भाजपा का तो अभी शासन शुरू ही हुआ है, 10 महीने हुए हैं। और जहां तक ये अपराध वाला जो मामला है, क्यों कर रहे होंगे बैज, ये इसके पीछे क्या लगता है? कहीं कुर्सी खसक रही है क्या? इस तरीके की चीजों से एक लड़ता हुआ नेता दिखाई दे रहा है, इसलिए कर रहे हैं बैज? देखिए, इनके यहाँ लड़ता हुआ नेता तो एक ही है, भूपेश बघेल। बाकी तो कोई लड़ने की स्थिति में है नहीं है। दूसरे लोग उसकी नकल करते हैं तो कोई जेल चला जाता है, कोई उठपटांग बयानबाजी करने लगते हैं, इसलिए तो चलता रहता है। लेकिन बैस जी ने अपनी थोड़ी सी स्थिति पहले से बेहतर की है। अब ये कितने दिन टिकी रहती है ये अलग बात है। अब इन्होंने कहा कि यात्राएं निकलेंगी, अब एक यात्रा तो समाप्त हो गई, अब ये दूसरी यात्रा कब निकालेंगे इसका भी कुछ इनको कोई अनाउंस नहीं किया है। इस यात्रा में जिस तरीके से इनके जो प्रभारी हैं वो भी शामिल हुए, सारे नेता शामिल हुए, लेकिन सारे नेताओं को जो फिजिकल बॉडी लैंग्वेज थी वो सूट नहीं कर रही थी। ये भी देखो आप उसको, पूरे वीडियोस को, वो जा तो रहे थे साथ में, एक साथ हाथ के हाथ लेके खड़े हुए दिखाई दिए सब। हाँ, और कांग्रेस जब भी एकजुट होती है तो एक चैलेंज बनती है, एकजुट नहीं रहती है तो वो दूसरे को फायदा होता है। नहीं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं थी किसी की, बड़े नेताओं की। वो जा रहे थे अलग बात थी, ठीक है, पर दिख जरूर एक साथ रहे हाँ, और एक इसका साथ दीपक बैठ को फायदा होगा। चक्रवर्ती जी क्या देखते हैं, एक साथ सारे नेता आप लोगों के लिए तो बड़ा चैलेंज है। डिबेट का चैलेंज मत लो, पर ये सारे लोग एक होगा ये तो बड़ा चैलेंज है। कोई चैलेंज नहीं है। पिछले बार भी जब चुनाव चल रहा था विधानसभा के पूर्व, तो कांग्रेस के तमाम नेता मंच में एक साथ थे, मंच के बाहर रस्साकशी कर रहे थे और कह रहे थे अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। और दिख गया किस प्रकार से टी.एस. सिंहदेव जी बाबा के नेतृत्व में सरगुजा डब्बा गोल हो गया, दीपक बैच जी मोहन मरकाम के नेतृत्व में
बस्तर चला गया। तो ये देखिए, ये तो एक राजनीति का प्रोपोगंडा है कि हम सब एक हैं, मंच में एक है लेकिन मन में एक नहीं है। तो मन और मंच की बात अलग अलग होती है मोहन जी। तो वो मंचस्थ तो सब एक दिख रहे थे, खिलखिला रहे थे। जैसे आदरणीय पत्रकार महोदय साहब ने भी कहा कि चौबे साहब ने कि दिख तो रहा था लेकिन दिख कुछ और था, हकीकत कुछ और है, फसाना कुछ और है। तो देखिए, वास्तविकता में कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो कांग्रेस पार्टी के अंदर वो रस्सी खींच लेती है और एक दूसरे की लेग पुलिंग होती है। तो ये ठीक है, उनके पार्टी का मामला है। कैसे संभालेंगे रवि जी? ये चीजें तो आप लोग दिखती है तस्वीरें दूसरी, लेकिन होता कांग्रेस में कुछ और है। देखिए, कौन सी अदृश्य शक्तियों की बात हो रही है मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है, हमारे सारे नेता एक ही मंच पर हैं और हम लोग अपने सारे कार्यकर्ताओं को एक इकट्ठा कर रहे हैं और आने वाले समय में कार्यकर्ता हमारे मिल करके एक साथ धावा बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के ऊपर। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये सरकार में सब बिखरे हुए ये सबको नजर आ रहा है। एक तो चीफ मिनिस्टर है, दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, एक एक्स चीफ मिनिस्टर है, एक फाइनेंस मिनिस्टर है, एक इनके प्रदेश अध्यक्ष है। सब अपनी अपनी ढपली अपनी अपनी राग में है, सबके अपने चल रहे हैं। एक की चिट्ठी दूसरे के पास जाती है तो रुक जाती है, दूसरे के तीसरे के पास जाती है तो रुक जाती है। 10 महीने में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। आप किसी भी विभाग में जाइए, पूछिए तो बताएंगे बस फाइलें घूम रही हैं लेकिन कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो बीजेपी को गिरेबान झांकना चाहिए, ना कि कांग्रेस के ऊपर आप कांग्रेस को देखना चाहिए। पहले गिरेबान झांक लो, अपने आप को ठीक कर लो। अपराधी पकड़े जा रहे हैं। मैं अगर गुड गवर्नेंस की बात कहूं मोहन जी, तो मेरे मित्र कह रहे हैं 10 महीने में कुछ नहीं। अरे 10 महीने में हम क्या आपको और क्या सर्टिफिकेट दें? आप नगर निगम का चुनाव आएगा, आप देख लीजिएगा, देख लेंगे। 10 महीनों में महतारी बंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा था हर महतारी के खाते में पैसे आ रहे हैं। इन्होंने किसानों के खून के आंसू रुलाए। यूरिया की कमी हुई, पोटाश की कमी हुई, रासायनिक खाद की कमी हुई, दवाओं की कमी हुई ना। ये 10 महीने में किसानों मांग। और यही बात को डिबेट के जरिए शायद दीपक बैज जी लोगों के सामने लाना चाहते थे, लेकिन डिबेट तो वो बड़े नेता नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने जरूर इस पर डिबेट करा दी है और समय मिलेगा तो और चर्चा कराएंगे। आज समय इतना ही है तो इस पूरी चर्चा को आज यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ रवि गवलानी जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। अनिल चौबे जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और राजू चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।